सोचिए, जब पूरी दुनिया मोबाइल पर हैप्पी वैलेंटाइंस डे के मैसेज भेज रही हो, उसी वक्त देश के कुछ बेटे बर्फ से ढकी सड़कों पर अपनी ड्यूटी की तरफ बढ़ रहे हो। सोचिए, जब किसी मोबाइल स्क्रीन पर किसी की मुस्कान आखिरी बार चमक रही हो और सामने बैठा इंसान यह न जानता हो कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी कॉल है। यह कोई फिल्म नहीं है, ये उस सुबह की सच्चाई है जब वक्त ने चुपचाप अपना सबसे क्रूर फैसला सुना दिया। 14 फरवरी 2019, रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था। जम्मू की ठंडी हवा बदन के आर पार जा रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और दूर पहाड़ों पर जमी बर्फ सड़कों को जैसे जकड़े बैठी थी। घड़ी में सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे। आमतौर पर इस वक्त शहर सोया रहता है, लेकिन उस सुबह सीआरपीएफ कैंप के भीतर हलचल तेज हो चुकी थी। पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे जवान एक एक करके जमा हो रहे थे। किसी के कंधे पर बैग था, किसी के हाथ में थर्मस, कोई दस्ताने पहन रहा था तो कोई जूते कस रहा था। ठंड इतनी थी कि सांस लेते ही मुंह से भाप निकल रही थी, लेकिन चेहरों पर शिकायत नहीं थी। बस एक सीधी आदत, ड्यूटी का समय है तो निकलना है। इन जवानों को असल में 5-6 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंच जाना था, लेकिन इस बार कश्मीर में बर्फबारी कुछ ज्यादा ही हो गई थी। जम्मू श्रीनगर हाईवे कई दिनों तक बंद रहा। डिप्लॉयमेंट टलता गया। नतीजा ये हुआ कि कैंप में जवानों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा जमा हो गई थी। उसी सुबह जब पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे की तैयारी में लगी थी, तब देश के ये बेटे कड़कड़ाती ठंड में अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। काफिला तैयार था। उस दिन का सीआरपीएफ काफिला आम दिनों से काफी बड़ा था। आर्मर्ड व्हीकल्स, बसें और ट्रक्स मिलाकर कुल 78 गाड़ियां। इनमें सवार थे 2547 जवान। घाटी में आतंकी खतरे को देखते हुए आम तौर पर जवानों को बख्तरबंद गाड़ियों में ले जाया जाता है, लेकिन संख्या ज्यादा होने की वजह से उस दिन बसों को भी काफिले में शामिल करना पड़ा। किसी को यह फैसला असामान्य नहीं लगा। ऐसे मूवमेंट पहले भी हो चुके थे। काफिले को काजीगुंड से होकर गुजरना था। उसके आगे का इलाका टेररिस्ट प्रोन माना जाता है, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी रोड ओपनिंग पार्टी पहले से हाईवे पर तैनात थी। जवान सड़क के दोनों ओर निगरानी में लगे हुए थे। बसों के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। कहीं धीमी आवाज में हंसी थी, कहीं घर की बातें, कहीं मोबाइल स्क्रीन पर बच्चों की तस्वीरें। कई जवान अभी अभी छुट्टियां बिताकर लौटे थे। कोई अपनी प्रेमिका की यादों में खोया हुआ था तो कोई पत्नी और बच्चों से फोन पर बात कर रहा था। 5वें नंबर की बस में बैठे कांस्टेबल एच गुरु बार बार अपना मोबाइल देख रहे थे। उनकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। उन्होंने पत्नी को कॉल लगाया, घंटी गई लेकिन फोन नहीं उठा। उसी बस में कांस्टेबल प्रदीप कुमार और हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह भी थे। सुखजिंदर सिंह ने बस के अंदर जवानों की आपसी मस्ती का एक छोटा सा वीडियो बनाया और वो वीडियो अपनी पत्नी सरबजीत कौर को भेज दिया। 1 साल पहले ही वह पिता बने थे। कुछ दिन पहले ही बेटे के साथ लोहड़ी मनाई थी। सुबह जब जम्मू से निकले थे तब उन्होंने अपने बड़े भाई से फोन पर कहा था, शाम को कॉल करूंगा। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी, ये आखिरी वीडियो होगा, ये आखिरी वादा होगा। उस सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में यही सड़क, यही बसें और यही नाम देश की सबसे दर्दनाक कहानियों में बदलने वाले थे। सुबह का अंधेरा धीरे धीरे हल्का हो रहा था, लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ठंड अब भी हावी थी। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा काफिले के साथ साथ चल रही थी। बसों की खिड़कियों पर जमी नमी और बाहर बिखरी बर्फ यह याद दिला रही थी कि यह सफर आसान नहीं है। काफिला अपनी तय रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। आगे आगे रोड ओपनिंग पार्टी, पीछे भारी भरकम बसें, ट्रक और आर्मर्ड व्हीकल्स। हाईवे के दोनों ओर जवान चौकस थे। यह वही प्रक्रिया थी जो हर बड़े मूवमेंट के वक्त अपनाई जाती है। जब भी सीआरपीएफ का बड़ा काफिला निकलता है तो पहले से ही रोड ओपनिंग पार्टी हाईवे को सुरक्षित करती है। संदिग्ध चीजें, खड़ी गाड़ियां, सड़क किनारे जमा मलबा, सब कुछ जांचा जाता है। उस दिन भी यही किया जा रहा था। काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसने काजीगुंड की सीमा में एंट्री की। यहाँ से आगे का इलाका लंबे समय से आतंक के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि जवानों की निगरानी और सख्त हो गई। लेकिन इसी सख्ती के बीच एक दबाव भी था। काफिला असामान्य रूप से बड़ा था। इतनी बड़ी मूवमेंट को रोक रोक कर चलाना मुमकिन नहीं होता। हाईवे पूरी तरह खाली नहीं कराया गया था। कुछ सिविलियन वाहन भी उसी रास्ते से गुजर
रहे थे। यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन खतरा यहीं छिपा होता है। काफिला कई घंटों के सफर के बाद एक तय पॉइंट पर रुका। ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक था, रिफ्रेशमेंट के लिए। इसी ठहराव पर 5वें नंबर की बस से कांस्टेबल वासुदेव नीचे उतरे। कुछ मिनट की देरी हुई और जब लौटे तो उनकी बस आगे निकल चुकी थी। उन्हें किसी और बस में बैठना पड़ा। किसी को यह बात याद भी नहीं रही। काफिला फिर से चल पड़ा। अब यह अनंतनाग और अवंतीपुरा की ओर बढ़ रहा था। यहाँ से श्रीनगर ज्यादा दूर नहीं था। बसों के भीतर माहौल अब थोड़ा शांत था। जब सीआरपीएफ का काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त इस कहानी का दूसरा सिरा भी चुपचाप अपनी जगह ले रहा था। हाईवे से कुछ किलोमीटर दूर बर्फ से ढकी घाटी के भीतर एक ऐसे घर के आसपास जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, यहीं से इस हमले की दिशा तय होनी थी। उस सुबह शाकिर बशीर को एक अहम खबर मिल चुकी थी कि आज दोपहर के वक्त N44 पर सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला गुजरने वाला है। यह वही खबर थी जिसका इंतजार वे कई दिनों से कर रहे थे। असल में यह हमला 14 फरवरी के लिए नहीं बल्कि 9 फरवरी के लिए तय किया गया था। वही दिन जब संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी थी। आतंकियों की योजना साफ थी, लेकिन कुदरत ने उस दिन उनका साथ नहीं दिया। घाटी में भारी बर्फबारी हुई। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद रहा और उस दिन एक भी सीआरपीएफ काफिला उस रास्ते से नहीं गुजरा। दिन बीतते गए, बेचैनी बढ़ती गई। अब जब 14 फरवरी की सुबह यह तय हो गया कि हाईवे खुल चुका है और बड़ा काफिला निकलेगा, तो देर करने का कोई मतलब नहीं था। शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार दोनों जानते थे कि आज का दिन निर्णायक है। शाकिर के घर से हाईवे तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। उस दिन 2 रास्तों पर पुलिस की नाकेबंदी थी, लेकिन तीसरा रास्ता एक कच्ची, फिसलन भरी और लगभग अनदेखी सड़क था। वही उनका रास्ता बना। दोपहर करीब 2 बजे दोनों एक नीली कार में सवार हुए। चेक पोस्ट से बचने के लिए उन्होंने घुमावदार रास्ता चुना। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोपहर करीब 3 बजे वे उस जगह पर पहुंच गए जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था। शाकिर ने गाड़ी रोक दी। दोनों बाहर उतरे। कुछ सेकंड तक आमने सामने खड़े रहे। ठंड तेज थी, लेकिन आदिल के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। उसने चुपचाप अपनी कलाई से घड़ी उतारी, शाकिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना। फिर धीमी आवाज में बोला, अल्लाह हाफिज। दोनों गले मिले और शाकिर वहां से लौट गया। अब आगे की पूरी जिम्मेदारी अकेले आदिल की थी। आदिल ड्राइवर सीट पर बैठा, चाबी घुमाई और गाड़ी को हाईवे की दिशा में मोड़ दिया। कार के भीतर भारी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था, करीब 200 किलो। इतना विस्फोटक जो किसी भी आर्मर्ड बस को चीर सकता था। आदिल के पास एक बंदूक भी थी, इसलिए नहीं कि वह किसी से लड़ने वाला था, बल्कि इसलिए ताकि अगर योजना नाकाम हो जाए तो पकड़े जाने से पहले सब कुछ खत्म किया जा सके। उसी वक्त दूसरी तरफ सीआरपीएफ का काफिला भी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में एंटर करते ही जवानों को लग रहा था कि अब मंजिल बस कुछ ही देर दूर है। आदिल ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। हाईवे सामने था और वक्त अब बहुत कम बचा था। इस हमले को समझने के लिए सिर्फ धमाके तक पहुंचना काफी नहीं है, हमें उस दिमाग तक जाना होगा। उस दिमाग का नाम था आदिल अहमद डार। आदिल पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके का रहने वाला था। एक साधारण कश्मीरी लड़का, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई खास पहचान नहीं। 2016 में वह 10वीं कक्षा का छात्र था। उसी साल घाटी में एक ऐसा नाम उभरा जिसने सैकड़ों युवाओं के दिमाग पर असर डाला। बुरहान वाणी, जो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए घाटी के युवाओं को देश के खिलाफ भड़काता था। बुरहान वाणी सिर्फ एक आतंकी नहीं था, वह एक पोस्टर बॉय बन चुका था। सेना के द्वारा जब उसे मारा गया तो घाटी में आग लग गई। सड़कों पर भीड़ थी, नारे लग रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी और उन्हीं भीड़ों में आदिल भी था। नारे लगाने लगा, फिर पत्थर उठाने लगा। कश्मीर पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा। हर बार यही कहा गया, ये भटका हुआ लड़का है। चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन आदिल नहीं सुधरा। एक दिन एक प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। करीब 11 महीने वह बिस्तर पर पड़ा रहा। घर वालों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस बिस्तर पर लेटा हुआ आदिल अकेला नहीं था। उसके साथ था गुस्सा और बदले की आग। मार्च 2018 में एक दिन आदिल घर से साइकिल लेकर निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई। हाथ में AK-47, चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। नाम लिखा था वकास कमांडो। आदिल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ चुका था। उसे ट्रेनिंग दी गई, हथियार चलाना, ग्रेनेड फेंकना, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेनिंग उसके दिमाग
नाक की हुई। उसे बताया गया, तू अकेला नहीं है, तू मजलूम है, तेरी मौत शहादत होगी और शहादत का इनाम जन्नत। 13 फरवरी की शाम तक तस्वीर साफ हो चुकी थी। बर्फबारी थम चुकी थी। जम्मू श्रीनगर हाईवे खोल दिया गया था। कई दिनों से रुकी हुई मूवमेंट अब एक साथ निकलने वाली थी और यही वह मौका था जिसका इंतजार किया जा रहा था। 14 फरवरी की सुबह जैसे ही हाईवे पर गतिविधि बढ़ी, नेटवर्क हरकत में आ गया। सड़क पर तैनात जवानों की संख्या, रोड ओपनिंग पार्टी की मौजूदगी और काफिले के संकेत, इन सब ने एक बात साफ कर दी थी, आज काफिला निकलेगा। हाईवे से थोड़ी दूरी पर बैठा आदिल अहमद डार चुप था। उसके सामने रखी थी वही नीली कार, बाहर से बिल्कुल सामान्य, न कोई निशान न कोई शक, लेकिन कार के भीतर करीब 200 किलो विस्फोटक। डैशबोर्ड के पास एक छोटा सा स्विच लगाया गया था, एक हल्की सी हरकत और सब कुछ खत्म। दोपहर के करीब 2 बजे वह गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। हाईवे के पास पहुंचते ही आदिल ने रफ्तार थोड़ी कम की। उसने दूर से काफिले की झलक देख ली थी। बस आगे पीछे सुरक्षा वाहन, अब सब कुछ सेकंड्स में सिमट चुका था। जैसे ही नीली कार हाईवे पर चढ़ी, उसने काफिले को ओवरटेक करना शुरू किया। एक बस, दूसरी बस। हाईवे पर तैनात रोड ओपनिंग पार्टी की नजरें लगातार मूवमेंट पर थीं। जैसे ही हाईवे पर तैनात रोड ओपनिंग पार्टी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहनलाल की नजर उस नीली कार पर पड़ी, उन्हें समझते देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और उसे लोड करते करते कार की ओर तेज दौड़ लगा दी। जब तक मोहनलाल उस गाड़ी तक पहुंच पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। आदिल अब काफिले के बिल्कुल पास था। उसने 5वें नंबर की बस को देखा। कार बस के बिल्कुल पैरेलल आई और फिर जिस हिस्से में सबसे ज्यादा जवान बैठे थे, उसने गाड़ी पूरी ताकत से बस की साइड में दे मारी। उसी पल उसका हाथ डैशबोर्ड की तरफ गया, स्विच दबाया। इसके बाद जो हुआ वह अब एक धमाका नहीं था, वह भारतीय सुरक्षा बलों के इतिहास के सबसे भयावह पलों में से एक था। स्विच दबते ही एक पल पहले जो नीली कार थी, अगले ही पल आग का गोला बन चुकी थी। करीब 200 किलो विस्फोटक एक साथ फटा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई हो। 5वें नंबर की बस पल भर में लोहे के चिथड़ों में बदल गई। उसके परखच्चे हवा में उड़ गए। धमाके की लपटें इतनी तेज थीं कि पास की दूसरी गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गईं। चारों तरफ धुआं, मलबा और आग। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के घरों के शीशे टूट गए, लेकिन हाईवे पर सब कुछ तबाह हो चुका था। जहां कुछ सेकंड पहले जवान हंस रहे थे, वहां अब सिर्फ चीखें थीं। रोड ओपनिंग पार्टी में तैनात जवान दौड़ पड़े। हथियार हाथ में थे, लेकिन सामने दुश्मन नहीं था, सिर्फ तबाही थी। इस एक धमाके में सीआरपीएफ के 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और करीब 70 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल थे। सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बन गया था। बस के नीचे आसपास हर तरफ मानव अवशेष बिखरे पड़े थे। शहीदों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। यह मंजर इतना भयावह था कि वहां मौजूद अनुभवी जवान भी कुछ पल के लिए जड़ हो गए। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को सील कर दिया गया। एम्बुलेंस दौड़ने लगी, घायलों को उठाया जाने लगा, हेलीकॉप्टर बुलाए गए, लेकिन नुकसान हो चुका था। यह हमला भारतीय सुरक्षा बलों पर पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जवानों की शहादत देश ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। धुआं धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स जानता था यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक खुली चुनौती थी और इसकी गूंज अब सिर्फ पुलवामा तक सीमित नहीं रहने वाली थी। कुछ ही देर में सीनियर अफसर मौके पर पहुंचने लगे। जो मंजर उन्होंने देखा वह जिंदगी भर पीछा करने वाला था। जवानों के शरीर इतनी बुरी तरह क्षत विक्षत थे कि पहचान करना मुश्किल हो रहा था। वर्दी जो कुछ घंटे पहले अनुशासन और सुरक्षा की पहचान थी, अब खून और धूल से भरी पड़ी थी। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। कुछ घंटों के भीतर यह खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। 40 जवान शहीद। देश जैसे सन्न रह गया। टीवी स्क्रीन पर वही तस्वीरें घूम रही थीं। टूटी हुई बस, गहरा गड्ढा। लेकिन इससे पहले कि देश अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाता, उसी दिन शाम को एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दावा किया गया कि हमला जैश ए मोहम्मद ने किया है। वीडियो में आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार कैमरे की तरफ देख रहा था। वह कह रहा था कि उसने यह रास्ता खुद चुना है और जब तक लोग यह वीडियो देखेंगे तब तक वह जन्नत की ओर जा चुका होगा। ये वीडियो देश के जख्मों पर नमक की तरह था। अब सवाल थे, इतना भारी विस्फोटक आया कहां से? 200 किलो RDX भारत के अंदर कैसे पहुंचा? इतना बड़ा काफिला एक साथ क्यों निकला? हाईवे पूरी तरह सील क्यों नहीं था? सिविलियन गाड़ियां काफिले के बीच कैसे थीं? एक तरफ देश शोक में था, दूसरी तरफ गुस्सा उबल रहा था और पर्दे
के पीछे एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। जांच बैठा दी गई जो ये बताएगी कि ये हमला सिर्फ कैसे हुआ। पुलवामा का वह हाईवे अब सिर्फ एक सड़क नहीं रहा था, वह एक सवाल बन चुका था। धमाके के बाद के घंटों में घटना स्थल को पूरी तरह सील कर दिया गया। हर टुकड़ा, हर निशान, हर जला हुआ हिस्सा जांच के दायरे में आ गया। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर विशेष विमानों से उनके गृह राज्यों में भेजे गए। कहीं माँ ने बेटे को आखिरी बार देखा, कहीं पत्नी ने तिरंगे में लिपटा ताबूत थामा, कहीं बच्चों ने अपने पापा को आखिरी सलामी दी। राजकीय सम्मान, लेकिन इस सम्मान के बीच एक सवाल हर आंख में था, क्यों? क्या यह हमला अचानक हुआ था या इसकी आहट पहले से मौजूद थी? धीरे धीरे यह बात सामने आने लगी कि हमले से पहले कई इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे। काफिले पर खतरे की चेतावनियां, आत्मघाती हमले की आशंका थी, हाईवे मूवमेंट को लेकर अलर्ट्स था। फिर भी 78 गाड़ियों का काफिला एक साथ निकला। फिर भी हाईवे पूरी तरह खाली नहीं कराया गया। फिर भी एक आम सी दिखने वाली नीली कार 200 किलो विस्फोटक लेकर इतनी आसानी से अंदर तक पहुंच गई। यह हमला सिर्फ आतंकियों की साजिश नहीं था, यह सिस्टम की परीक्षा भी था। और उस परीक्षा में कई सवालों के जवाब अधूरे रह गए। पुलवामा का यह हमला सिर्फ 40 जवानों की शहादत नहीं था, यह भारत को खुली चुनौती थी। देश शोक में था, सड़कों पर गुस्सा था और हर एक दिल में सिर्फ एक सवाल था, अब बदला कब लिया जाएगा? और भारत ने बदला लिया। कुछ ही दिनों के भीतर भारत ने वो किया जो दशकों में कभी नहीं हुआ था। लेकिन वो बदला कैसा था, कहाँ लिया गया और कैसे लिया? पुलवामा के बाद भारत ने क्या किया? ये कहानी इस वीडियो में नहीं है, वह कहानी अगली वीडियो में है। अगर आप उस जवाब की पूरी कहानी एक एक फैसले के साथ जानना चाहते हैं तो एनी एक्सप्लेन्स को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अगली वीडियो आते ही आप इसे मिस न करें। तब तक के लिए जय हिंद।